नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। साउथ में एक ऐसी आंधी आने वाली है जिसकी हवा में बड़े बड़े क्षेत्रीय दल अब अपने अस्तित्व को लेकर के बहुत गहनता से विचार करने पर मजबूर होंगे। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 जून 400 पार के नारे के साथ अगर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ वो हवाबाजी नहीं है या एक नैरेटिव नहीं है। उसमें जो हकीकत है उसके 100% रिजल्ट्स आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके कर्ता धर्ता या आप यूँ कहें कि उसके सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि साउथ की जब बात आती है तो किस राज्य की चर्चा करें। कुल 5 राज्यों में सबसे प्रमुख राज्य 2 हैं, वह है केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख पार्टी के रूप में अपने को स्थापित कर चुकी है। विधानसभा से लेकर लोकसभा के चुनाव में भी उसका प्रदर्शन कमोबेश अच्छा या बुरा रहा है। लेकिन तमिलनाडु और केरल में तमाम प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी, जबकि कैडर बेस्ड पार्टी और संघ परिवार के प्रयासों से कम केरल में तो बहुत मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाता उसका वोट। और तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों एआईएडीएमके और डीएमके के कारण भारतीय जनता पार्टी के 5% से अधिक वोट तो हैं, लेकिन वो दूसरों को ट्रांसफ़र होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की बारी आती है तो वहाँ बात बिगड़ जाती है। लेकिन इस बार के अन्नामलाई के पिछले 6 महीने के प्रयास और प्रधानमंत्री का उनका पूरा सहयोग देने का जो वायदा रहा वो निभाया गया, और के अन्नामलाई के विचारों को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आगे किया, राष्ट्रवाद और तमिल संस्करण या यूँ कहें कि तमिल पहचान में जो राष्ट्रवाद का छौंका है उसको बहुत बेहतर तरीके से लगाया गया। और आपको भरोसा तो नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए आने वाले 4 जून को रिजल्ट अब अप्रत्याशित दिखते नजर आ रहे हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो अभी तक के अनुमान हैं, चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं, साउथ के कुछ पत्रकारों से वार्ता हो रही है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी लगभग 20% अपने वोट में बढ़ोतरी कर रही है। और अगर इतनी बढ़ोतरी हो रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल 12 से 15 सीट तक नहीं पा सकते? आपको ये भी कुछ एक अबूझ पहेली सी लग रही होगी, लेकिन ऐसा ही है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिस मुद्दे के दम पर वहाँ के वोटर्स अपने विकल्प के बारे में सोचने को मजबूर हो जाए। कच्चातीवू का नाम प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरठ में उन्होंने ये बात उठाई, और उसके बाद कच्चातीवू का मुद्दा इतना प्रभावी हो गया पूरे देश में कि कांग्रेस ने किस तरीके से कुछ ऐसे पार्ट जो देश के थे उसको यूं ही दान में दे दिया, या आप कहें कि किसी को सौंप दिया। हालांकि उसके पीछे कोई गलत सोच नहीं रही होगी, उस समय तत्कालीन परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन दूरगामी दृष्टिकोण से वो कुछ फैसले अच्छे नहीं थे। और कच्चातीवू का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से उठाया, जिसकी धमक और जिसकी झलक अब तमिलनाडु में भी और वहाँ के चुनाव में दिख रही है। क्योंकि कच्चातीवू, अगर आपको पता हो तो ये द्वीप है, एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर कोई रहता तो नहीं है, लेकिन उसका रणनीतिक महत्व बहुत है और उसका व्यापारिक और वाणिज्यिक महत्व है। क्योंकि जितने भी तमिलनाडु से मछुआरे मछली का कारोबार करते हैं, वो जब मछली मारने जाते हैं तो चूंकि श्रीलंका को ये
दान में दिया गया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार में, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद से कच्चा तीवू पर इस तरीके से श्रीलंका की सुरक्षा बल चौकस रहती है कि तमिलनाडु से जो मछुआरे भूलवश वहां पहुंच जाते हैं, उन पर गोली चलाई जाती है या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी व्यापारिक गतिविधियां लगभग शून्य के बराबर होती हैं, कच्चा तीवू द्वीप के पास ही नहीं बल्कि उससे पहले ही जो भारत का क्षेत्र होता है। तो इसलिए कच्चा तीवू का महत्व है। और ये बात अब तमिलनाडु के उन क्षेत्रों में जहां मछुआरे बहुत प्रभावी हैं, वो वोटर्स के रूप में भी प्रभावी हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और इसलिए उस मुद्दे को वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं के अन्नामलाई, जो बहुत मुखर हैं, युवा हैं, और एक एक तालुका, एक एक क्षेत्र में जाकर के उन्होंने अपना दौरा किया है, चुनाव भी लड़ रहे हैं और उनकी सीट भी निकलेगी। और इस मुद्दे को उन्होंने इस कदर प्रभावी कर दिया है कि अब कच्चा तीवू का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तमिल सुरक्षा और तमिल अस्मिता, तमिल पहचान और तमिल फायदे से जुड़ा हुआ मुद्दा कच्चा तीवू द्वीप का मुद्दा बन गया है। इसके साथ ही साथ डीएमके ने जिस तरीके से वहां पर उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन पर चोट किया गया, वो भी मुद्दा बन गया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से माधवी लता हैदराबाद में ओवैसी की बखिया उधेड़ रही हैं, उसी तरीके से अब अन्नामलाई डीएमके के शासन के दौरान जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनकी सच्चाई लोगों से बता रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो कुछ मुश्किलें आ रही हैं रोज़मर्रा के जीवन में, जो एक आम आदमी है वो परेशान हो रहा है, तो उसके पीछे डीएमके के लोगों की अपने फायदे के लिए की जा रहे काम हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार हुआ है। और उस भ्रष्टाचार के कारण वहाँ की जनता की स्थिति बद से बदतर हुई है। तमिलनाडु की जनता अभी तक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैडर एस्टैब्लिश तो था लेकिन प्रभावी नहीं था। अब जो कैडर एस्टैब्लिश था वो इस कदर प्रभावी हो गया है कि इन मुद्दों के साथ वो आगे बढ़ते हुए डीएमके और एआईडीएमके इन दोनों के विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगियों, अर्थात जो एनडीए के पार्ट हो गए, जिसमें पीएमके मुख्य है, उसके साथ अब बहुत अच्छी स्थिति में वैकल्पिक राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। रामदास जिस तरीके से वहां पर उनका कुछ स्थानीय स्तर पर और खास करके सीमांत क्षेत्रों में उनकी पकड़ है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अन्नामलाई के नेतृत्व में अपने आप को पूरे तत्परता के साथ कैंडिडेट टू कैंडिडेट फाइट करने के मोड में है और वहाँ के स्थानीय स्तर के मुद्दों के साथ वो इन मुद्दों को जोड़ रहा है, जिसमें कच्चा तीवू का मुद्दा भी अब तमिलनाडु में एक प्रमुख मुद्दा बन करके सामने आ रहा है। डीएमके भी इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है और कांग्रेस तो जवाब दे ही नहीं सकती, जबकि कांग्रेस और डीएमके को ऐसा लगता है कि वो और डीएमके कुछ ऐसी स्थिति बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जरूर बढ़े लेकिन वो सीट में कन्वर्ट ना हो। लेकिन हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और रामदास की पार्टी इस कदर अब एक साथ एनडीए के मुद्दे को प्रभावी करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें तमिल अस्मिता सीधे सीधे राष्ट्रवाद के एक प्रमुख पक्ष के रूप में सामने आ रही है। और लोग के अन्नामलाई को तमिलनाडु के भविष्य के रूप में देखना शुरू कर चुके हैं और इसलिए वहां पर शिक्षा से लेकर के रोजमर्रा के जो आधारभूत ढांचे के विकास और आधारभूत सुविधाओं के विकास में जो कुछ होना चाहिए और डीएमके ने जो कुछ नहीं होने दिया है और साथ ही साथ धर्म पर जो अटैक किया है, वो अब मुद्दा बनता जा रहा है।
और इसलिए द्रविडियन पॉलिटिक्स में राष्ट्रवाद का मुद्दा अब प्रभावी हो जा रहा है, जिसमें भाषा और ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत बड़ी बाधा नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि क्या ये स्थिति बन पाएगी? देखिए, एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन 4 जून के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि अगर एआईएडीएमके 5 से 6 सीट जीतती हुई नजर आ रही है तो एआईएडीएमके सवाल ये उठता है कि किसके साथ जाएगी, और उसके पास डीएमके के साथ जुड़ने का कोई आधार नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो अपने वजूद को खत्म करेगी। कांग्रेस के साथ जाने का कोई आधार नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर भी चेक एंड बैलेंस की स्थिति में उसके नुकसान की स्थिति बने होगी। तो पोस्ट पोल अलायंस की स्थिति में एआईएडीएमके को आना ही होगा, और उन स्थितियों में अगर रामदास और के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी ये मिल करके एक बड़ा एक पिलर के तौर पर अपने आप को अगर खड़ा कर रहे हैं तो वैकल्पिक राजनीति का एक बहुत बड़ा आधार बन जाता है, और ये आधार डीएमके को बहुत ज़्यादा मुश्किलों में डाल दे रहा है। इसलिए डीएमके के नेता जो अभी तक बहुत ज़्यादा आक्रामक प्रचार कर रहे होते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं, और उनको अपने हर एक सीट को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। और कुछ ऐसी स्थिति केरल में हो रही है। केरल में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई 6 सीट या 10 सीट जीत लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाते हुए अगर 3 सीटों को भी जीतती है तो मार्क्सवाद और कांग्रेस के इस गढ़ में एक बहुत बड़ी चोट होगी। ऐसे में केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी एनडीए अगर 15 से 16 सीट जीत रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जानी चाहिए, और यहीं से जो फायदा होगा वो कर्नाटक के फायदे में मिल करके एक बड़ा आधार तैयार कर देगा। वो आधार जहां ये कहा जाता है कि उत्तर भारत की पार्टी भारतीय जनता पार्टी 400 कैसे पार करेगी, तो 400 कैसे पार किया जा सकता है, उसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा है केरल और तमिलनाडु। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैडर और कुछ नौजवान नेता किस तरीके से इन दोनों राज्यों के अस्मिता को राष्ट्रवाद और धर्म के साथ, सनातन के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें भविष्य में इनके विकास से देश का विकास होगा। 2047 का वो एजेंडा जो प्रधानमंत्री ने सेट किया है वो पूरा किया जा सकेगा, ये अब वहाँ के लोगों को भरोसा होने लगा है। इसलिए ये जो चुनाव है इन दोनों राज्यों में बहुत ही क्रांतिकारी परिणाम देने जा रहा है, जिसका असर भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा दिन तक होने वाला है। आप हमारे इस बात से अगर सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।